Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences and today we will study about the glycolysis। तो आज हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी रेस्पायरेशन के ओवरव्यू के बारे में, और वहां पर हमने बात की थी कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कॉल्ड रेस्पायरेशन। देखो रेस्पायरेशन में क्या होता है ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से ओवरव्यू देख चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो हमने रेस्पायरेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और CO2 और वाटर बनते हैं और साथ में एनर्जी बनती है, और एनर्जी का सिंथेसिस किसमें कर लिया जाता है, एटीपी बनाने में एनर्जी को यूज में ले लिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का हमने वहां पर दो पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि रेस्पायरेशन होता है तो उसको एरोबिक रेस्पायरेशन, और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पायरेशन होता है तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट है इनिशियल स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक पाथवे इज सेम। तो जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में जब रेस्पायरेशन होता है, तो जब दोनों का ही इनिशिएशन होता है तो वो दोनों ही सेम पाथवे से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर पायरुवेट बनता है ये। फिर पायरुवेट क्या होता है, यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जाता है तो उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पायरेशन, और यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या देखी, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन से पहले ही क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस दोनों प्रकार के रेस्पायरेशन में कॉमन है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में बदल जाता है, और पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 × 2 तो कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 3 के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं पायरुवेट के। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, यानी आंशिक रूप से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्रीक टर्म ग्लाइकिस मीनिंग स्वीट एंड लाइसिस मीनिंग स्प्लिटिंग। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस टर्म कहाँ से लिया गया है, ये एक ग्रीक टर्म था ग्लाइकिस, जिसका अर्थ होता है स्वीट यानी शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट। तो देखो शुगर क्या होती है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक शुगर है, यदि ग्लूकोज का स्प्लिट हो जाए यानी लाइसिस हो जाए तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, यहाँ पर पायरुवेट में। तो ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसके द्वारा की गई थी, 3 साइंटिस्ट थे, एम्डेन, मेयरहोफ एंड पेरानस। तो इसीलिए इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे के नाम से भी पूछा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन पार्शियल ऑक्सीडाइज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये ग्लाइकोलाइसिस की एक परफेक्ट डेफिनेशन है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है और वहां पर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं, और यह प्रोसेस कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ ऑल सेल्स। ये हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी स्टडी की थी कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोसोल यानी कोशिका द्रव्य में ही कंप्लीट हो जाता है। It's a unique pathway that occurs in both aerobic as well as anaerobic condition and does not involve molecular oxygen। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और ये दोनों ही प्रकार के रेस्पायरेशन, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पायरेशन दोनों में ही पाया जाता है।
नेक्स्ट अब देखते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल किस प्रकार से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है और ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एटीपी यूज में आ रहा है और एटीपी यूज में आकर यहाँ पर एडीपी का निर्माण हो रहा है। तो मतलब एटीपी से एडीपी बन गया, इसका मतलब यहाँ पर एटीपी का एक फॉस्फेट कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ग्लूकोज पर ट्रांसफर हो गया। तो ग्लूकोज पर ट्रांसफर होते ही देखो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ये फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी से आया। तो यहाँ पर एक एटीपी का उपयोग हुआ है और एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। देखो काइनेज एंजाइम जहाँ पर भी नाम आए तो काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। तो ये फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहा है कहाँ से, एटीपी से ग्लूकोज पर। नेक्स्ट, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया वो क्या करेगा, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, आपस में आइसोमर होते हैं। इनमें क्या अंतर होता है कि ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है। ये तो एल्डोज शुगर होती है और ये कीटोज शुगर होती है। तो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका आइसोमराइजेशन हो गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अभी जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। देखो काइनेज एंजाइम फिर से आ गया, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा और यहाँ पर एक एटीपी फिर से यूज में आ रहा है। जहाँ जैसे पहले यूज में आता है उसी तरीके से वापस से एटीपी एक यूज में आएगा और एक और फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कहाँ पर हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर। यहाँ पर केवल पहले छठे कार्बन पर क्या था, फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो दोनों पर क्या जुड़ गया, पहले और छठवें कार्बन दोनों पर एक एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो टोटल 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गए। और 2 फॉस्फेट ग्रुप कैसे कैसे जुड़े, एक एटीपी यहाँ काम आया और एक एटीपी यहाँ काम आया। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट का। अब देखो आगे क्या होगा। अब तक तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब क्या होगा, इसमें स्प्लिटिंग होगी, यानी इसका क्लीवेज होगा। अब ये 2 भागों में टूटेगा और 2 भागों में टूटता है तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाता है। कौन कौन से बनाता है, एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। शॉर्ट में इसको DHAP भी बोलते हैं और इसको GAP बोलते हैं। इसको तो DHAP और इसको GAP बोलते हैं। और ये जो क्लीवेज हुआ है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है, फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अब देखो ये जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं DHAP और GAP, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, एक दूसरे में आइसोमराइज हो सकते हैं। आइसोमराइज का मतलब DHAP GAP में कन्वर्ट हो सकता है और GAP DHAP में कन्वर्ट हो सकता है। आइसोमराइजेशन मैंने पहले भी बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आइसोमराइजेशन होता है, उसी प्रकार DHAP और GAP में भी आइसोमराइजेशन होता है। और आइसोमराइजेशन में क्या होता है, ग्रुप चेंज हो जाता है। यहाँ पर DHAP में कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस प्रकार से DHAP किस में कन्वर्ट हो जाता है, GAP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल GAP की भी बन सकते हैं। अब नेक्स्ट ऐसे मानो कि ये DHAP का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, GAP में ही कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हो गए, GAP के 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ से आगे जितने भी रिएक्शन चलेंगी वो 2x में चलेंगी क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये क्या होता है, GAP यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। और इस दौरान क्या हुआ, यहाँ पर GAP में देखो सिर्फ एक फॉस्फेट है 3 नंबर कार्बन पर और यहाँ पर क्या हो गया 1 और 3 दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गए। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट किसका निर्माण हुआ, NADH का निर्माण हुआ है। NADH का निर्माण हुआ, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे NADH के, 2 बनेंगे क्योंकि यहाँ से हमने 2 का स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्या होता है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जिसको BPG भी बोलते हैं। यहाँ पर इस पर 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं। अब ये 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ADP के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और ATP का निर्माण
हो जाता है और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में देखो यहाँ पर 2 फॉस्फेट थे और यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह गया है। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है वो क्या करता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण कर लेता है। अब देखो म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप कितने नंबर कार्बन पर है, 3 नंबर कार्बन पर, इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, 2 नंबर कार्बन पर ट्रांसफर कर देता है और कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है। फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर कार्बन से कहाँ पर आ गया, 2 नंबर कार्बन पर आ गया। नेक्स्ट क्या होता है, अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना है वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेता है, पीईपी यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण कर लेता है। और इस दौरान क्या होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है। वाटर जैसे ही निकलता है तो वो क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण हो जाता है। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी पीईपी होता है वो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है और इस पर जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है वो फॉस्फेट ग्रुप लास्ट में कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, एडीपी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और एडीपी के ऊपर जैसे ट्रांसफर होता है तो एटीपी का निर्माण होता है और लास्ट में क्या बन जाता है, पायरुवेट, जिस पर कोई भी फॉस्फेट नहीं है। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर जीएपी के 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो यहाँ पर पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब एक बार फिर से इसका ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में क्या देखेंगे कि इसमें कितने एटीपी यूज में है और कितने एटीपी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेप में देखा था 1 एटीपी यहाँ पर यूज में आ रहा है और 1 एटीपी यहाँ पर यूज में आ रहा है। क्या काम में आ रहा है, फॉस्फोराइलेशन के लिए। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम किए गए हैं, यानी यहाँ पर एटीपी यानी यहाँ पर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये जो फर्स्ट 5 स्टेप होते हैं, यहाँ पर ये जो फर्स्ट 5 स्टेप होते हैं स्प्लिटिंग तक, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज यानी तैयारी वाली अवस्था। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। 3 कार्बन वाले कौन कौन से मॉलिक्यूल, डीएचएपी और जीएपी, जो दोनों आपस में आइसोमराइज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 5 स्टेप होते हैं, फर्स्ट 5 स्टेप को तो क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज, यानी इस इन्वेस्टमेंट फेज भी इनको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ पर 2 एटीपी का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अभी तक हमें कोई भी एटीपी प्राप्त नहीं हुई है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर ये जो जीएपी के 2 मॉलिक्यूल अब आगे कन्वर्ट होंगे किसमें, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, NADH का। NADH क्या है, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका आगे रीऑक्सीडाइजेशन होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इससे 2.5 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का, 2.5 एटीपी। नेक्स्ट इसमें देखें तो कहाँ पर एटीपी बन रहा है, 1 एटीपी यहाँ पर बन रहा है और 1 एटीपी लास्ट वाली स्टेज में बन रहा है। तो मॉलिक्यूल हमने 2 ले रखे हैं तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे और यहाँ पर भी 2 बन जाएंगे। तो अब टोटल देखो आप, यहाँ पर कंज्यूम कितने हो रहे हैं, सिर्फ 2 एटीपी, और बन कितने रहे यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 एटीपी बन गए। लेकिन 2 हमने पहले ही इन्वेस्ट कर दिए हैं तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, सिर्फ 2 एटीपी, क्योंकि 2 हमने पहले कंज्यूम कर लिए थे तो हम उनको नहीं काउंट करेंगे। और यहाँ पर 2 एटीपी और 2 NADH का निर्माण हो रहा है। तो 2 एटीपी और 2 NADH का मतलब, अब NADH का जब रीऑक्सीडाइजेशन होगा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो प्रत्येक NADH से कितने बनते हैं, 2.5 बनते हैं। तो 2 से कितने बनेंगे, 5, और 2 एटीपी पहले से हमारे पास है तो टोटल कितने हो गए, 7 एटीपी। तो इस प्रकार से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में 7 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लो ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ द 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट अकर्स इन 10 स्टेप। ये टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होता है ग्लाइकोलाइसिस। और किसका निर्माण होता है, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। द फर्स्ट 5 स्टेप आर प्रिपरेटरी फेज। जो पहली 5 स्टेप होती हैं वो क्या होती हैं, तैयारी वाली, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है एटीपी का। इन दिस फेज एनर्जी कंज्यूम्ड एज 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। यहाँ पर पहली जो 5 स्टेप होती है उसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल का कंजप्शन होता है।
नेक्स्ट फर्स्ट फेज यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ GAP यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। पहली जो फेज होती है प्रिपरेटरी फेज, इसमें क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल GAP के बनते हैं। अब इन GAP के मॉलिक्यूल का नेक्स्ट 5 स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, लास्ट 5 स्टेप आर पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो अंतिम 5 स्टेप होती हैं वो क्या होती हैं, पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज का मतलब वहां पर हमें ATP का लाभ होगा। फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल G3P कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉर्म्ड 2 NADH। तो इसमें फर्स्ट क्या होता है, ये जो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट यानी BPG में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें क्या प्राप्त होता है, 2 NADH प्राप्त होते हैं जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। देन अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल BPG कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट। और ये जो 2 मॉलिक्यूल BPG का निर्माण हुआ है वो लास्ट में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फॉर्म टोटल 4 ATP। टोटल कितने, 4 ATP का निर्माण होता है। अब देखो इसकी नेट रिएक्शन देखें तो क्या होती है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल काम में आता है, 2 ADP के और साथ में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी काम में आते हैं। और निर्माण किसका होता है, 2 पायरुवेट का, 2 NADH का और 2 ATP का। क्योंकि टोटल यहाँ पर बन तो रहे थे 4 ATP, क्योंकि हमने 2 ATP पहले स्टेप में यूज में ले ली थी तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, सिर्फ 2 ADP और 2 NADH2। प्रत्येक NADH2 से हमें पता है कितने बनते हैं, 2.5 ATP। नेट एनर्जी यील्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2 NADH एंड 2 ATP। 2 NADH और 2 ATP के रूप में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। लेटर NADH रीऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यील्ड 2.5 ATP पर मोल। और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जब NADH का बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति में रीऑक्सीडाइजेशन होता है तो क्या होता है, प्रत्येक NADH से कितने ATP बनते हैं, 2.5 ATP। तो यहाँ पर कितने NADH बने थे हमारे पास, 2, तो टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 5 ATP। तो 5 ATP कहाँ से बनेंगे, NADH के रीऑक्सीडाइजेशन से। और 2 ATP हमारे पास पहले से ही हैं, तो कितने हो गए टोटल, 7 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें 7 ATP का लाभ होता है। नाउ दीज पायरुवेट मॉलिक्यूल एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन बाय क्रेब्स साइकिल एंड ETS। अब ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं हमारे पास, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज से प्राप्त हुए, ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर एंटर कर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और कौन कौन से साइकिल के द्वारा होगा, एक तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा और लास्ट में ETS चक्र के द्वारा इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आई होप ग्लाइकोलाइसिस में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।